हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बैचलर क्लासेज में। चलिए दोस्तों, आज हम जो ग्रुप डी के कुछ पिछले प्रीवियस ईयर के साइंस के प्रश्न थे उन्हें सोल्व करते हैं। तो जैसा आप सभी देख रहे हैं, पहला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु आवर्त सारणी में सबसे हल्की है। तो आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी है दोस्तों? इसमें है आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। ठीक है दोस्तों, ये होगी लिथियम, ये होगी टेन, ये हो गया हीलियम और ये हो गया हाइड्रोजन। तो एक क्वेश्चन होता है कि हाइड्रोजन को कहते हैं हम सब आवारा तत्व। ठीक है दोस्तों, इसे बोलते हैं हम आवारा तत्व। कि आवारा तत्व किसे कहते हैं? हाइड्रोजन को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा आप सभी देख रहे हैं, सबसे हल्की धातु कौन सी होगी? लिथियम होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कौन सा पादप हार्मोन है जो कोशिका विभाजन में सहायक करता है। तो पादप कौन सा हार्मोन है जो कोशिका विभाजन में सहायक करता है? तो कौन सा हार्मोन है? साइटोकाइनिन। ठीक है दोस्तों, कौन सा हार्मोन है? साइटोकाइनिन ऐसा हार्मोन है जो किसकी कोशिका विभाजन में सहायक होता है। किसके साथ? अगर ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करे तो ये क्या करता है? विभाजन में और ज़्यादा तेज़ी से क्रिया करता है। ठीक है दोस्तों, और ये है गिब्रेलिन, एक है एस्बिलिक एसिड। ठीक है दोस्तों, ये सब पौधे के हार्मोन है। और चलिए इसका मैं आपको आंसर बता दूँ, साइटोकाइनिन। इसमें एक नीचे देखो, इसके कुछ हार्मोन दिए हैं, जैसे इसमें लिखा है एसिटिलीन। ये एक ऐसा हार्मोन है, एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, इसे बोलते हैं एसिटिलीन। ठीक है दोस्तों, तो ये एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। जिसका क्या कारण होता है कि जो आम होते हैं, आम की जो कार्बेट होता है, कार्बेट जिससे हम आम को पकाने में लगाते हैं कार्बेट, तो उसे बोलते हैं हम एसिटिलीन। ठीक है दोस्तों, ऑक्सीन ये प्रतिरोध जो पौधों की वृद्धिरोधी हार्मोन होता है। ठीक है दोस्तों, साइटोकिनिन ये क्या होता है? ये जो है इनमें कोशिकाओं का विभाजन और विकास में मदद करता है। ठीक है दोस्तों, और ये होता है एस्बिक अम्ल, ये क्या होता है? इसकी जीर्णता को रोकता है, जीर्णता का कारण बनता है। और ये होता है जिब्रेलिन, ये पौधों की लंबाई में वृद्धि करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में किसका जूल में कार्य या ऊर्जा एक इकाई के समान है। तो किसका है? एक इकाई के समान किसका है? देखो, पहला ऑप्शन है क्या कि 1 कैलोरी बराबर 1.86 जूल। दूसरा है 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 10⁻⁻19 जूल। तीसरा है 1 आर्क बराबर 10⁻⁻6 जूल। और चौथा है 1 किलोवाट बराबर 3.6 गुना 10⁻⁻6 जूल। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा फ्रेंड क्या? ऑप्शन नंबर बी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ठीक है दोस्तों, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसे कहते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उसे कहते हैं जो एक बार गर्म कर लेने पर उसे एक बार गर्म करने पर वह मुलायम हो जाता है और उसे एक आकृति में ढाल लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर उसे हम दोबारा गर्म करें तो फिर वह नरम नहीं होता। ठीक है दोस्तों, वह मुलायम नहीं होता, वह सिर्फ एक बार ही करने पर मुलायम होता है। ठीक है, उसे बोलते हैं हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जिसे एक बार गर्म करने पर मुलायम हो जाता है और उसे एक आकृति में डाल लिया जाता है, उसे बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो इसका आंसर कौन सा होगा? बेकेलाइट, एक मात्र ऐसा है ये, इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो? बेकेलाइट। तो ये कैसा होगा? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि धात्विक ऑक्साइड प्रकृति में कैसी होती है। तो धात्विक ऑक्साइड प्रकृति में कैसी होती है? ठीक है दोस्तों, पहला है उदासीन, दूसरा है अम्लीय और तीसरा होता है क्षारीय। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बताता हूँ उदासीन किसे कहते हैं? जिसका पीएच मान होता है 7, जिसका पीएच मान 7 होता है उसे क्या कहते हैं? उदासीन। और अम्लीय किसे कहते हैं? जिसका पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक है दोस्तों, और क्षारीय क्या होता है? जिसका पीएच मान क्या होता है? जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, उसे बोलते हैं हम क्षारीय। ठीक है दोस्तों, अधिक होता है, इसे बोलते हैं हम क्या? क्षारीय। ठीक है दोस्तों, और एक ये जो क्षारीय होता है ये कैसे लगता है? ये खाने में लगता है कड़वा। ठीक है दोस्तों, जो क्षारीय होता है खाने में कैसा लगता है? कड़वा लगता है। और जो अम्लीय होता है खाने में कैसा लगता है? खट्टा लगता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका पीएच, ये इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा क्षारीय। ठीक है, सभी धात्विक तत्व कैसे पाए जाते हैं ऑक्साइड? ये पाए जाते हैं क्षारीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है एक 200 न्यूटन बल लगाकर
एक वस्तु को 4 मीटर विस्थापित किया जाता है तो किया गया कार्य की गणना जूल में करें। तो इसका एक सूत्र होता है, कार्य बराबर होता है फ्रेंड, कार्य बराबर क्या होता है, एफ इंटू गुना एस। ठीक है, यहाँ पर आता है कोस थीटा, कोस थीटा का मान होता है 0। ठीक है दोस्तों, तो एफ को बोलते हैं क्या चीज़ हम, फोर्स, और एस को बोलते हैं दूरी या इसकी जो कितने चला। ठीक है दोस्तों, तो हम इस सूत्र में रखते हैं। तो कार्य बराबर कितना हो जाएगा, कार्य बराबर हो जाएगा फ्रेंड, एफ का बल कितना लगा है 200, तो 200 गुना के कितने मीटर चला, 4 मीटर, तो एस का मान कितना है 4, तो कितना हो जाएगा, कुल हो जाएगा 800। तो 800 जूल कार्य किया। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा, 800 जूल। ठीक है दोस्तों, देखो। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है एक गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। एक गैल्वेनोमीटर का उपयोग किस में किया जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है प्रकाश की दिशा का पता लगाने में, ध्वनि की दिशा का पता लगाने में, करंट की दिशा का पता लगाने में, और चुंबक के प्रेरण की दिशा पता लगाने में। ठीक है दोस्तों, तो किसका पूछ रहा है हमारे से, गैल्वेनोमीटर का। तो किस में किया जाता है, एक करंट की दिशा में पता लगाने में। ठीक है दोस्तों, तो किस में कहते हैं, एक करंट की दिशा का पता लगाने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है ब्रीडिंग द्वारा प्रजनन कर सकते हैं। ब्रीडिंग द्वारा प्रजनन किस में कर सकते हैं। तो ब्रीडिंग द्वारा प्रजनन का मतलब होता है कि एक जीव है जिससे जो अपने शरीर से ही दूसरे जीव को अलग करता है। ठीक है दोस्तों, अपने शरीर से दूसरे जीव को अलग करता है, उसे बोलते हैं ब्रीडिंग द्वारा प्रजनन करना। ठीक है दोस्तों, तो ये किस में होता है, ये पाया जाता है हाइड्रा में। ठीक है दोस्तों, किस में पाया जाता है, हाइड्रा में पाया जाता है। ये कह रहा है प्रकृति में अकेले कौन सा पदार्थ नहीं रह सकता। तो प्रकृति में अकेला क्या नहीं रह सकता, संवेग, बल, वेग या दबाव। तो प्रकृति में अकेला क्या नहीं रह सकता दोस्तों, क्या नहीं रह सकता, बल नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता, क्योंकि बल जो होता है, अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो जितना बल हम वस्तु पर लगाते हैं तो वस्तु भी हमारे पर उसी गति से बल वापस हमारे पर लगाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसे बोलते हैं हम न्यूटन के तीसरा नियम। ये किस नियम पर है, न्यूटन के तीसरे नियम। ठीक है दोस्तों, किस नियम पर है, न्यूटन के तीसरे नियम पर। तीसरे नियम इसे बोलते हैं हम क्या, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। न्यूटन का तीसरा नियम क्या होता है फ्रेंड, उसे बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो इसमें आंसर क्या होगा, बल हो गया। ये कह रहा है गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक कौन सा है। तो गर्भाशय के अंदर जो भ्रूण होता है, मतलब जो एक बच्चा होता है, वो गर्भ के अंदर किस चीज़ से पोषण लेता है, फ्लोपिन ट्यूब से, वो डिवाहिनी से, नाल से, या विल्ली से। तो जो बच्चा होता है गर्भ के अंदर भ्रूण, वो किससे लेता है पोषण, वो लेता है नाल से। ठीक है दोस्तों, किससे लेता है, नाल से लेता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है इथेनॉल का एथेनॉल एथेन में बदलने के लिए उपयोग किया जाने वाला निर्जलीय एजेंट क्या होगा। ठीक है, तो एथेनॉल को एथेन में बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, किसका करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का। ठीक है दोस्तों, किसका करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का। ये कह रहा है अगला क्वेश्चन में कि एक परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व निम्न में से किस ब्लॉक में आता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक 7। तो इसका एक तरीका है। ठीक है फ्रेंड, 1 1 3 1 3 11 19 19 55 37। ठीक है फ्रेंड, 37 55 और 87 87। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके ब्लॉक होते हैं ये। ठीक है दोस्तों, ये साइड में चलते हैं, इन्हें बोलते हैं हम आवर्त। ठीक है फ्रेंड, और जो ये सीधी रेखा में होते हैं, इन्हें बोलते हैं हम वर्ग। तो एक आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, 18 वर्ग होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने होते हैं, 7 आवर्त होते हैं और 18 वर्ग होते हैं। अब इनने बोला कि, इसने कहा कि 57 वर्ग वाला तत्व किस में आएगा। तो 57 वर्ग वाला तत्व किस में आएगा, ये आएगा इस वाले इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, 55, यहाँ पर होगा 56 और यहाँ पर होगा 57। ठीक है दोस्तों, 57 और 57 जो होते हैं, जो किस में होता है, वो होता है आपके किस में, डी ब्लॉक में। ठीक है दोस्तों, डी ब्लॉक। जैसा कि आपको पता है आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक होते हैं। पहला होता है एस ब्लॉक, दूसरा होता है डी ब्लॉक, तीसरा होता है एफ पी ब्लॉक। ठीक है दोस्तों, कौन सा होता है, पी ब्लॉक, और चौथा होता है एफ ब्लॉक। ठीक है दोस्तों, ये 1 से 2 तक होता है,
ये होता है 3 से 12 तक, और ये होता है कितना 13 से 18 तक। ठीक है दोस्तों, ये और ये जो एफ ब्लॉक होता है इसी से डी ब्लॉक से हटकर नीचे काट कर नीचे रख दिया जाता है, इसे बोलते हैं एफ ब्लॉक। तो किस में होता है फ्रेंड, डी ब्लॉक में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि दो हड्डियों को एक दूसरे से किस संयोजित ऊतक द्वारा जोड़ा जा सकता है। मतलब कह रहा है हड्डी को दो हड्डियों को हड्डी को किसके द्वारा जोड़ा जा सकता है। हड्डी को हड्डी से किसके द्वारा जोड़ा जाता है। तो किसके द्वारा जोड़ा जाता है, बंधन के द्वारा। बंधन इसे बोलते हैं हम क्या चीज़। ठीक है फ्रेंड, इसे बंधन के द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है, किसके द्वारा जोड़ा जाता है, बंधन के द्वारा। किसके द्वारा, बंधन, इसे बोलते हैं हम लिगामेंट। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं, लिगामेंट, इसे बोलते हैं हम लिगामेंट। और जो आप ऊपर देख रहे हैं कंडारा, इसे क्या कहते हैं हम, कंडारा किसको जोड़ता है, ये हड्डियों को मांसपेशी से जोड़ता है कंडारा। ठीक है दोस्तों, तो हड्डियों को मांसपेशी से कौन से जोड़ता है, कंडारा हड्डियों को मांसपेशी से जोड़ता है। और हड्डी को हड्डी से कौन से जोड़ता है, बंधन या लिगामेंट। ठीक है दोस्तों, और उपास्थि किसे कहते हैं, हमारा शरीर जो होता है ये उपास्थि का बना होता है, जिसे हम बोलते हैं खाल। ठीक है दोस्तों, ये उपास्थि होती है। चलिए दोस्तों, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है जीवाश्म ईंधन में जलने पर निम्नलिखित कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड होते हैं। तो पहला ऑप्शन है अम्लीय होते हैं, तटस्थ ऑक्साइड होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, या मूल ऑक्साइड होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कह रहा है कैसे होते हैं, ये होते हैं कैसे होते हैं, अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसे होते हैं, अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है उन 3 तत्वों के नाम बताइए जिनमें एक एकल इलेक्ट्रॉन सबसे भारी सेल में होता है। ठीक है दोस्तों, एकल इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको अभी जो उसका कुछ प्रारूप बताया था आवर्त सारणी में। ये जो पहली जो 2 लाइन होंगी, जो वर्ग होंगे, इन्हें बोलते हैं एस ब्लॉक। और एस ब्लॉक में ही पाया जाता है कौन सा, एक हाइड्रोजन वाला। ठीक है फ्रेंड, एक इलेक्ट्रॉन था तो एस ब्लॉक में पाया जाता है। किसमें, पहला होता है एच हाइड्रोजन, दूसरा होता है लिथियम, और तीसरा होता है सोडियम, और चौथा होता है पोटास, इसे बोलते हैं के। तो किस में पाया जाता है फ्रेंड, तो ये हो गया लिथियम हाइड्रोजन, इसे बोलते हैं लिथियम दूसरे को। ठीक है दोस्तों, दूसरे को क्या बोलते हैं हम, लिथियम बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, लिथियम। और तीसरे को क्या बोलते हैं, पहला होगा हाइड्रोजन, दूसरे को लिथियम, तीसरे को बोलते हैं हम क्या, पर सोडियम, और चौथे को बोलते हैं हम क्या, पोटास। तो किसमें पाया जाता है, सोडियम, लिथियम और पोटास में। ठीक है दोस्तों, ये एकमात्र ऐसा तत्व है हाइड्रोजन जो अवार तत्व कहा जाता है। अवार तत्व, इसका मतलब ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। क्षारीय का मतलब होते हैं ये किसी से भी क्रिया कर सकते हैं, इसे बोलते हैं अवार तत्व हाइड्रोजन। और ये जो होते हैं सोडियम एकमात्र ऐसी धातु है जो इतनी मुलायम पाई जाती है कि इसे आप चाकू से भी काट सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, लिथियम, सोडियम और पोटाश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह प्रक्रिया जहाँ बिजली 10% NaCl से होकर गुजरती है। NaCl को बोलते हैं हम सोडियम क्लोराइड, यानी कि नमक। ठीक है दोस्तों, किससे होकर गुजरती है, ये किससे होकर गुजरती है, होल प्रक्रिया से, क्लोर क्षार प्रक्रिया से, बॉयलर प्रक्रिया से, या क्लोर नमक प्रक्रिया से। तो किससे होकर गुजरती है, ये गुजरती है किससे, क्लोर क्षार प्रक्रिया से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि एक ट्रक एक चट्टान से गिर जाता है, चट्टान से गिर जाता है, जो 8 सेकंड में ज़मीन पर पहुंचता है। और ज़मीन, तो वो कह रहा है 8 सेकंड में कहाँ पहुंचा, ज़मीन से। और ज़मीन से कितनी, उसकी ऊंचाई कितनी है। ठीक है दोस्तों, ये जी का मान दिया हमें कितना, 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो इसमें एक सूत्र लगता है किसका, न्यूटन की गति का दूसरे नियम का। तो दूसरे नियम का क्या सूत्र है दोस्तों, दूसरे नियम का सूत्र है न्यूटन के दूसरे नियम का सूत्र क्या है दोस्तों, S बराबर होता है UT प्लस 1/2 GT। ठीक है दोस्तों, GT स्क्वायर। अब इसमें जो हमारा इसे बोलते हैं प्रारंभिक वेग, इसे बोलते हैं दूरी या ऊंचाई, और टाइम इसमें दे रखा है, ये होगा गुरुत्वाकर्षण। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें जो है हमें U का प्रारंभिक वेग जो दिया है 0 है, और 0 में अगर हम किसी की भी गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। तो हम अब इस सूत्र को यहाँ से चालू करते हैं। उसने क्या दिया है हमें, 1/2, जी का मान कितना दिया है दोस्तों, 10, और टाइम कितना दिया है, 8 सेकंड।
तो 8 बट गुना के 8, क्योंकि वर्ग क्या है ना, वर्ग हुआ है, तो 8/8 10 गुना के 10। 10 किस लिए लगाया मैंने इसमें, 10 इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पॉइंट था, तो पॉइंट खत्म करने के लिए मैंने एक 10 नीचे ले दिया, इस पॉइंट खत्म करने के लिए इस एक 10 यहाँ ले दिया, इस 10 से ये 10 खत्म हो गया, इस 2 से ये कटा, कितनी बार कटा, 4 बार, तो 8 चौक 32, 32/10, इसका 32/10 को क्या लिख देंगे, 0.32 मीटर। ठीक है, तो क्योंकि ये 10 है तो पॉइंट लग जाएगा इसमें, 0.232 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको इसका आंसर दिखाता हूँ, 0.32 मीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बुलेट की गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है दोस्तों, जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बुलेट की गतिज ऊर्जा कैसी होती है, बंदूक से कम होती है, या अतुलनीय होती है, या बंदूक से ज़्यादा होती है, बंदूक के समान होती है। तो ठीक है दोस्तों, तो बुलेट से गोली चलाई जाती है तो कैसी होती है, बंदूक से ज़्यादा होगी। ठीक है दोस्तों, एक नियम मैंने आपको बताया था, न्यूटन की तीसरा नियम, जिसे बोलते हैं हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम का उदाहरण है कि अगर एक बंदूक से गोली चलाई जा रही है तो जिस गति से वो आगे को चलती है उसी कुछ गति से वो पीछे की ओर भी झटका मारती है बंदूक। ठीक है दोस्तों, तो ये होगा न्यूटन की तीसरे नियम पर। और गतिज ऊर्जा है, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है फ्रेंड, गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। ठीक है दोस्तों, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, 1/2 mv²। एम को क्या बोलते हैं हम, क्या, द्रव्यमान, और वी को बोलते हैं वेग। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा, बंदूक से ज़्यादा होगी। अब ये कह रहा है कि गैस्ट्रिक ग्रंथि द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंजाइम की क्रिया को सुविधाजनक बनाता है। तो गैस्ट्रिक ग्रंथि यानी कि हमारे जो शरीर में पाई जाती है, जो पाचन क्रिया पाई जाती है, ग्रंथि पाई जाती है गैस्ट्रिक ग्रंथि, जहाँ पर क्या मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम। क्या मिलता है फ्रेंड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी HCl हमें मिलता है, इसे बोलता है हाइड्रोक्लोरिक। और किसको पचाने में, जो ये किसको पचाने में सुविधाजनक करता है, किसको करता है दोस्तों, ये किसको करता है, पेप्सिन को। पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है हमारे शरीर में, पेप्सिन, रेनिन। ठीक है दोस्तों, तो उसमें पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है, आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र हो गया Fe2O3। ठीक है दोस्तों, तो आयरन का रासायनिक सूत्र क्या होगा, Fe2O3। चलिए कुछ अगला क्वेश्चन देखते हैं हम फ्रेंड। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस नोबल गैस नहीं है, ये कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी गैस कैसी है, नोबल गैस नहीं है। अब नोबल गैस किसे कहते हैं हम, जो आवर्त सारणी होती है हमारा, जो इसमें ये 18वां वर्ग पाया जाता है, इसे हम बोलते हैं 0 वर्ग। ठीक है दोस्तों, 0 वर्ग या नोबल गैस। तो इसकी एक ट्रिक भी है मेरे दोहरे, क्या ट्रिक है, एक ट्रिक है दोस्तों, क्या है, हीलियम हेमा ने, ठीक है दोस्तों, यानी कि हेमा ने आमिर की, ठीक है दोस्तों, हेमा ने आमिर की जमानत रोकी। ठीक है, जमानत रोकी या सज़ा रोकी। ठीक है दोस्तों, ये 18 तत्व होता है, इसे बोलते हैं हम क्या, 0 वर्ग भी बोलते हैं इसे। ये किस में पाया जाता है, 18 तत्व में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर कौन सा होगा, आर्गन, ब्रोन, क्रिप्टोन या नियोन। तो कौन सा नहीं पाया जाता इसमें, आर्गन, नियोन, ब्रोन, क्रिप्टोन या नियोन। तो कौन सा नहीं पाया जाता इसमें, ब्रोन नहीं पाया जाता। ठीक है दोस्तों, ये कह रहा है नोबल गैस हेमा, देखो यहाँ मैंने इसको ट्रिक बताई थी, हाँ मैं, क्या ट्रिक थी, हेमा ने आमिर की जमानत रोकी। ठीक है दोस्तों, हेमा ने आमिर की जमानत रोकी, या ठीक है दोस्तों, इसकी एक ट्रिक बताई थी। 18 वर्ग होता है, कौन से तत्व में पाया जाता है, 18 समूह को, इसे बोलते हैं हम क्या, 0 वर्ग भी बोलते हैं इसे। और ये कैसा होता है, निष्क्रियाशील, मतलब इसमें क्रिया किसी के साथ क्रिया नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है परमाणु संख्या 35, 53 और 85 वाले तत्व कैसे होते हैं। तो मैंने भी आपको 18वां तत्व बताया था, इसी के जस्ट होता है 17वां वर्ग, इसी के जस्ट बराबर में होता है 17वां वर्ग। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हेलोजन। कैसे बोलते हैं, हेलोजन। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, इसके वर्ग होता है 35, 53 और 85। तो ये किस में पाए जाते हैं, हेलोजन में। हेलोजन कौन सा वर्ग होगा आंसर आपका, हेलोजन। ठीक है दोस्तों,
ये पाया जाता है हमारे हैलोजन वर्ग में। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है घर्षण बल कार्य करता है। घर्षण बल किस कार्य क्या करता है, मतलब अगर हम घर्षण बल क्या कार्य करता है, बल के विरुद्ध कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, या बल की दिशा में कार्य करता है, तो घर्षण बल करता है बल के विरुद्ध कार्य। अगर अगर हमारा घर्षण बल 0 हो जाए तो हम आगे चल नहीं पाएंगे, क्योंकि ठीक है दोस्तों, एक आदमी जो चलता है वो घर्षण बल के कारण ही आगे बढ़ता है। जितना ज़्यादा घर्षण बल होगा उसी गति से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका कौन सा आंसर होगा, घर्षण बल के विरुद्ध कार्य करता है। अगला आता है व्हीलर। ये कह रहा है व्हीलर के जो इनने वर्ग दिए थे, इसने कितना वर्गीकरण, व्हीलर ने जो वर्गीकरण किया था, जीवों का वर्गीकरण था, कितने भागों में किया था, 5 भागों में किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये कह रहा है उनमें से कौन सा एक भाग है जो इस वर्ग में नहीं आता, तो कौन सा है, प्रोटेस्टा भी आता है, कवक, मोनरेरा और प्लांटी। तो कौन सा नहीं आता इसमें, कौन सा नहीं आता, मोनरेरा नहीं आता। क्या कौन, ठीक है दोस्तों, कौन सा नहीं आता, मोनरेरा नहीं आता। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर देखते हैं हम, इसका आंसर क्या होगा, मोनरेरा। प्रोस्टेस्टा भी आता है, कवक भी आता है और प्लांटी भी आता है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं सवाल। ये कह रहा है निम्नलिखित में से विषम संख्या का पता लगाइए। तो विषम संख्या का पता लगाइए, तो हम देखते हैं इसमें पहला ऑप्शन है सिलिकॉन, फास्फोरस, जर्मेनियम और आर्सेनिक। ठीक है दोस्तों, तो ये इसमें सिलिकॉन हो गया, आर्सेनिक हो गया, पोटेश हो गया और जर्मेनियम हो गया। तो इसमें से विषम कौन सा होगा, हमारा पोटास होता है। ठीक है दोस्तों, पोटास। ठीक है दोस्तों, पोटास होता है। यहाँ देखते हैं फास्फोरस, हाँ पोटास नहीं फास्फोरस। ठीक है दोस्तों, फास्फोरस होता है, जैसे इसमें लिखा है फास्फोरस, सिलिकॉन हो गया, आर्सेनिक हो गया, जर्मेनियम हो गया। ठीक है दोस्तों, और फास्फोरस इसे एक गैर धातु है, गैर धातु है। ठीक है दोस्तों, तो एक ऐसी धातु है गैर धातु। आपने देखा होगा जो आवर्त सारणी, जो हमारा पी ब्लॉक होता है, उसमें यहाँ से कुछ ऐसे जिगजैग तरीके से एक लाइन जाती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम गैर धातु तत्व। ठीक है दोस्तों, अधातु तत्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग केवल पौधों में पाया जाता है। तो एकमात्र ऐसा अंग है जो कोशिका पौधों में पाया जाता है, कौन सा अंग है वो है कोशिका भित्ति। ठीक है दोस्तों, ये पौधों में पाई जाती है कोशिका भित्ति। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो कौन सा है, कोशिका भित्ति। अब इसमें जैसे लाइसोसोम दिखा है, सूत्रकनिका दिख रहा है, कोशिका झिल्ली दिख रही है, तो ये ठीक है दोस्तों, कोशिका झिल्ली होगी, सूत्रकनिका होगा और लाइसोसोम ये हमारी काय में पाया जाता है, कोशिका में पाया जाता है। इसमें कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, 24 प्रकार के एंजाइम पाया जाता है। इसे क्या बोलते हैं हम, आत्मघाती की थैली बोलते हैं लाइसोसोम को। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, आत्मघाती की थैली किसे कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। और जो हमारा केंद्रक होता है, उस पर केंद्रक में क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली भी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कैडमियम प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारी का पता लगाइए। तो कैडमियम प्रदूषण की होने वाली बीमारी का पता लगाइए। पहला है मिनी माता रोग, दूसरा इटाइटाई और तीसरा है आर्सेनिक। ठीक है दोस्तों, तो कैडमियम से कौन सा रोग होता है, इटाइटाई रोग होता है। जो मिनी माता रोग होता है किससे होता है, पारे से होता है। ठीक है दोस्तों, पारे से होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, इटाइटाई। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है। ये कह रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है। मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड को बोलते हैं Cl। ठीक है, तो इसमें आपको दिख रहा होगा Cl कौन से में है, इसमें है, तो कौन सा आंसर होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है मानव शरीर का कौन सा अंग जापानी एन्फिफिलोसिस से प्रभावित होता है। काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा शरीर हमारा जापानी एन्फिफिलिटिस से प्रभावित होता है। तो कौन सा रोग है ऐसा, कौन सा अंग है हमारा शरीर का, मस्तिष्क है, गुर्दे है, या आँख है, या फेफड़े हैं। तो ऐसा कौन सा अंग है हमारे शरीर को प्रभावित होता है, वो होता है मस्तिष्क। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा अंग होता है हमारा, मस्तिष्क। मैं इसको कुछ आपको उदाहरण देता हूँ। जापानी इन्फ्लुएंजा एक वायरस बीमारी है, कैसे, एक वायरल कारण होता है इसका, वायरस यह मानव मस्तिष्क के प्रभावित करता है उनको। यह एक गैर संक्रामित बीमारी है, यह मच्छर जनित वायरल संक्रामक है। ठीक है दोस्तों, ये मच्छर जनित वायरल संक्रामक है। और जापानी इन्फ्लुएंजा को भारत सरकार ने मिशन इंद्रधनुष के तहत कवर किया था। किसके तहत किया था, मिशन इंद्रधनुष के। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है हृदय तक रक्त ले जाता है और जबकि हृदय से रक्त दूर ले जाता है। तो ये पूछ रहा है हमारे हृदय तक कौन सी रक्त ले जाता है, कोशिका या सिरा
शिरा या धमनी, धमनी या शिरा, और शिरा या कोशिका। तो ये कह रहा है हृदय तक रक्त कौन सी चीज़ कौन ले जाता है, तो कौन ले जाता है, शिरा या धमनी। हमारे शरीर में जो शिरा होता है ये हृदय की ओर हमारा रक्त ले जाती है। हमारा हृदय कितना होता है, 4 कोष्ठक होता है हमारा हृदय, 4 चैम्बर पाए जाते हैं हमारे हृदय में। और जो हमारे हृदय की ओर जो धमनी होती है, ये जो सिरा होता है ये हमारे हृदय की ओर रक्त ले जाता है। इसमें कैसा होता है, अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है दोस्तों, कैसा होता है, अशुद्ध रक्त। और जो हमारे हृदय से हमारे शरीर में ले जाती है, हृदय से शरीर से दूर ले जाती है, यानी जो हमारे हृदय से शरीर के अंदर रक्त ले जाती है, इसमें होता है कैसा, इसे बोलते हैं धमनी। और इसमें कैसा रक्त होता है, इसमें होता है शुद्ध रक्त। ठीक है दोस्तों, कैसा रक्त होता है, शुद्ध रक्त। ठीक है दोस्तों, तो आंसर होगा सिरा और धमनी। अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है एक साबुन के अणु में होता है, एक साबुन के अणु में क्या होता है, एक हाइड्रोफिलिक शीर्ष और हाइड्रोफोबिक पुंछ, या एक हाइड्रोफोलिक शीर्ष या हाइड्रोफोलिक पुंछ, या एक हाइड्रोफोबिक शीर्ष या हाइड्रोफोबिक पुंछ। तो इसका आंसर है, जाहिर सी बात है, ये होगा एक हाइड्रोफिलिक और एक हाइड्रोफोबिक पुंछ। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा, एक हाइड्रोफिलिक शीर्ष और एक हाइड्रोफोबिक पुंछ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि संबंधित पौधे की प्रजाति पादप के उभयचर कहा जाता है, किस जगत को, कह रहा है संबंधित पौधों की प्रजाति को पादप उभयचर कहा जाता है, किस संबंधित पौधे की जाति को पादप उभयचर कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, ब्रायोडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, थैलेडोफाइटा। ठीक है दोस्तों, तो किसे कहा जाता है, ब्रायोडोफाइटा को कहा जाता है। किसे कहा था, ब्रायोडोफाइटा। इसमें एक ऑप्शन है जिम्नोस्पर्म। ये ऐसा होता है जो अपने वजन का 18 गुना पानी सोखता है। ठीक है दोस्तों, अपने वजन का 18 गुना पानी सोखता है। और इसे हम पौधों को सुरक्षित रखने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, पौधे के कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया था पौधे को। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात है। चलिए अगला देखते हैं। ये कह रहा संसाधन के उस युग्म की पहचान करिए जो 6 सील है। 6 सील का मतलब होता है जो खत्म होता है, मतलब जो घिसता है। तो ऐसा सूर्य का प्रकाश, वायु या वायु, पहला ऑप्शन है वन्य जीव या खनिज, दूसरा है सूर्य का प्रकाश या वायु, तीसरा प्रकृति गैस और वायु, चौथा है सूर्य का प्रकाश और वन्य जीव। तो ऐसा कौन सा उदाहरण है जिसका हम 6 होता है, वो है वन्य जीव और खनिज। ठीक है दोस्तों, क्या है, वन्य जीव और खनिज। क्योंकि सूर्य के प्रकाश और वायु का हम हानि कोई नहीं होती, क्षय नहीं होता, कभी ख़त्म नहीं होता। प्राकृतिक गैस कभी ख़त्म नहीं होती। ठीक है दोस्तों, ना ही वायु ख़त्म होती है। और यहाँ फिर आगे सूर्य का प्रकाश, ये भी कभी ख़त्म नहीं होता। तो वन्य जीव 6 होता है और खनिज भी 6 होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से पौधे के उस ऊतक को किस ऊतक को ग्रोइंग टिश्यू कहा जाता है, किस क्या कहा जाता है, ग्रोइंग टिश्यू किस ऊतक को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख रहे हैं ग्रोइंग टिश्यू किसे कहा जाता है। पहला है केवल स्थायी ऊतक को, पहला स्थायी ऊतक को, केवल विभाज्य ऊतक को, स्थायी ऊतक और विभाज्य ऊतक दोनों को, इनमें से, या फिर न तो स्थायी ऊतक को, नहीं विभाज्य ऊतक को। तो ग्रोइंग टिश्यू किसे कहा जाता है, केवल स्थायी ऊतक, विभाज्य ऊतक को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं शीर्ष विभाजक ऊतक किसे, पौधे के नोक की लंबाई बढ़ाता है। पार्श्व विभाजक ऊतक क्या होता है, शीर्ष ऊतक विभाजक की लंबाई बढ़ाता है। पार्श्व विभाजक होता है पौधे का व्यास और मोटाई बढ़ाता है। और अंतर्वेजी विभाजक ऊतक पौधों की पत्तियों पर और की लंबाई बढ़ाता है। ठीक है दोस्तों, पौधों की पत्तियों को बढ़ाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले खाद्य पदार्थ उत्पादनों में कौन सा कार्बनिक यौगिक नहीं है। कहने का मतलब है कि हमारे जीवन में, कह रहा है ना, दैनिक जीवन में कौन सा दैनिक जीवन में उपयोग किया जाने वाला खाद्य पदार्थ उत्पादन में कार्बनिक यौगिक नहीं है। किसको हम जो अपने जीवन में प्रयोग करते हैं वो कार्बनिक यौगिक नहीं है। खनिज तेल ये भी कार्बनिक यौगिक है, घी ये भी कार्बनिक यौगिक है, और चीनी ये भी कार्बनिक यौगिक है। तो इनमें से कौन सा एक है, नमक। ये कैसा है, इसे बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, NaCl, इसका सूत्र होता है NaCl। ठीक है दोस्तों, इसे बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। तो कौन सा आंसर हुआ, नमक। ये कह रहा है, अगले सवाल में कह रहा है कि तरल पदार्थ के बीच ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है। ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है तरल पदार्थ के अंदर, अल्कोहल, इथिर, पारा या जल। तो कौन सा होगा फ्रेंड, तो इसमें आंसर होगा इसका, कौन सा होगा, पारा। ठीक है दोस्तों, तो तरल पदार्थ के बीच ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है, पारा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि यहाँ लिख रहे हैं, ये इसके कुछ
लिख रहे हैं कि कितनी ऊर्जा किसमें कितनी अधिक होती है। तो आप जैसे देख रहे हैं नीचे पारे में कितनी होती है 8.4 होती है, और ईथर में कितनी हो 1.30 होती है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा किस में होती है 8.4 पारे में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहीं तक आज ये सबसे लास्ट का क्वेश्चन था। तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है दोस्तों, तो हम अपनी क्लास को आज समाप्त करते हैं।